कोर्सेज अगर मैं उसे करता हूं तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, क्या ऐसा तो नहीं उसे करने के बाद मैं सिर्फ प्राइवेट ही जॉब कर सकता हूं, गवर्नमेंट नहीं करूंगा। इसके लिए विशेषज्ञ हैं, चर्चा करेंगे। इसके बाद एक विषय आता है जो महत्वपूर्ण भी है और शायद कम चर्चा में आता है, ओवरसीज एजुकेशन का, यानी मुझे कहीं विदेश में पढ़ाई करनी है। मेरा ऐसा लक्ष्य है कि जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर कहीं मुझे पढ़ने का मौका मिले, कहीं शायद स्कॉलरशिप मिल जाए। मैं बहुत योग्य हूँ, मुझे दिशा नहीं पता है, मुझे स्कॉलरशिप्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरे अंदर वो झील है, मेरे अंदर वो अभिलाषाएँ हैं, मैं ज़रूर अच्छा कर सकता हूँ, देश का नाम रोशन कर सकता हूँ, देश में आके दोबारा सर्व करूँगा। ओवरसीज़ एजुकेशन का विषय इसको बताएंगे। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समय सूक्ष्म है, सूक्ष्म समय में हम आपको बेहतर बताने का प्रयास करेंगे और जो आपकी शंकाएं होंगी वो आप कैसे समाधान कर सकते हैं, इसके लिए माननीय तरुण जी भाई साहब अंत में आपको दिशा निर्देशन देंगे कि वो कैसे हो सकता है। तो इतना ही मुझे कहना था। आप सभी का सभी लोग जो कॉपी पेंसिल लेके आए हैं, आप जरूर नोट करिएगा इसको। और जो हमारे विद्या भारती परिवार के सभी बंधु आभासी माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, ये कार्यक्रम YouTube लाइव है, तो पूरे प्रांत में लाइव जा रहा होगा, उन सभी का भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आप सभी से भी बिल्कुल ऐसी अपेक्षा है कि आप सभी भी अभी अपनी कॉपी पेंसिल में नोट करेंगे, बाकी की चर्चा भाई साहब आगे लेंगे। तो आगे के कार्यक्रम के लिए माननीय नीतीश जी से मैं आग्रह करूंगा कि आगे के संचालन हेतु यहाँ उपस्थित रहें। धन्यवाद डॉक्टर विपिन जी, आपने हमारे मध्य आज के कैरियर काउंसलिंग के विषय रखे कि हमारे कौन कौन विशेषज्ञ जो विषय लेंगे। उस कार्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा SK रज्जी भाई साहब से कि वह अपना विषय लें। और सभी से मेरा ये आग्रह है पुनः कि सभी भैया अपनी जो नोट पैड लेके बैठे हैं तो सभी विषयों को अच्छी तरीके से नोट करते रहें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानीय अतिथिगण, मैं आज यहाँ पे एक भारत सरकार के अधिकारी के रूप में आपके साथ नहीं हूँ, आपके साथ एक आपके सीनियर, आपके शुभचिंतक और आपके साथी के रूप में खड़ा हूँ। मैं SK रथ, भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में मैं दिल्ली प्रांत का नोडल अधिकारी हूं और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हूं। और दिल्ली और NCR क्षेत्र में जितने भी दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको आए दिन जो भी समस्याएं आती है, उस चीज़ को मैं भारत सरकार के अधिकारी के रूप में उसको समाधान करता हूं। और आज आपके साथ उपस्थित हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विपिन जी का, डॉक्टर विपिन जी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप सभी को मैं एक दिशा दूं, एक आपके बारे में एक कामना करूं कि आप लोग आगे जाके अपने पढ़ाई क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में और अपने फ्यूचर में आप सक्सेस अचीव करो और सक्सेसफुल बनो। सर्वप्रथम मैं सरस्वती माता का दिल से और अपने अंतरात्मा से नमस्ते करता हूं, क्योंकि हम सभी सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई किए हैं, तो माँ सरस्वती जी का पहले कि मेरे कंठ में वो बैठे हैं, ताकि आज मैं जो बोलूँगा आप सभी के लिए वो एक मार्गदर्शन के रूप में कामयाब रहे। तो द्वितीय में मैं भारत माता का नमन करता हूँ, क्योंकि हम सभी को आज हम यहाँ पे खड़े हैं या आप यहाँ पे बैठे हैं, हम भारत देश में बैठे हैं, जो कि एक गौरव हमारा भारत देश का बहुत ऊंचा है, जिसको हमें ऐसे ही ऊंचाई में लेके जाना है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्योंकि हमें हमारा देश का नाम सर्वप्रथम ऊंचे दर्जे में रखना है। तो मैं भारत के सभी छात्र परिषद एवं छात्रगण को यहाँ पे
शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप भारत के नागरिक हैं, यही कहना चाहता हूं। और आज मैं आप लोगों को भारत सरकार में जो अपॉर्चुनिटी है, आप लोग 12th कुछ दिन में सभी लोग मेरे ख्याल से 12th में है, 11th 12th में है, तो मैं सभी को एक मार्गदर्शन के रूप में कुछ अपना एडवाइस दूंगा, जिसमें आपको वो सजेशन के रूप में आपके करियर में आप लोग अच्छे से कैसे उच्च स्थान पे पहुंच सके। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो हमें 10+2 के ये फ़ोन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, समय बहुत कम है, तो भारत का सेवा किस तरीके से किया जा सकता है। सभी लोग कुछ ना कुछ हमारे बीच में सभी लोग उपस्थित हैं, अपने स्तर पे कुछ ना कुछ करके भारत माता का सेवा करते रहते हैं। यस और नो? सभी बोलेंगे मेरे साथ यस। तो हम सभी चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम करें जो हम देश का नाम रोशन करें और देश को आगे बढ़ाएं। सर्वप्रथम देश का रक्षा करना। तो देश का रक्षा किस तरीके से किया जा सकता है, कोई मुझे बताएगा हाथ ऊपर करके? किस स्तर पे देश का रक्षा कर सकते हैं? मैं इसको थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन करना चाहता हूं, ताकि आप सभी कुछ बोलेंगे तो मैं जो बोलूँगा वो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा। मैं सही कह रहा हूं? मेरे आगे बैठे हुए अतिथिगणों से मैं निवेदन करता हूं कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें। यस, आप खड़े होकर बताएं। गुड मॉर्निंग। यस, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अति सुंदर, बिल्कुल, थैंक यू जी। तो इन्होंने बोला कि एनजीओ करके या तो डिफेंस में जाके और डिफेंस में जाके, सो एक चीज़ हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि डिफेंस में जाके, तो 10+2 के बाद डिफेंस में कैसे जा सकते हैं हम? आप में से सभी लोग में से कितने जने डिफेंस में जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। डिफेंस में मैं उसका महत्व बताऊंगा उसके बाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत कम संख्या देखने को मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, डिफेंस में जाना एक सर्वोच्च स्तर है, भारत माता का रक्षा करना और भारत माता को आगे लेके जाना और अपना नाम, अपना स्कूल का नाम रोशन करना, अपना माता पिता का नाम रोशन करना डिफेंस में जाके। तो डिफेंस 10+2 में कैसे जाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप एनडीए एग्ज़ाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, ये दोनों एग्ज़ाम होते हैं डिफेंस एकेडमी का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं आप +2 के बाद, जिसमें आपको मैथ्स, साइंस और फिज़िक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है। एनडीए जिसका होगा 10+2 में, तो वो सब उसमें जा सकते हैं, एनडीए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एनडीए में क्या होता है मैं आज आपको बताऊंगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक प्रीमियर एकेडमी है। ओके, तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी मैं बताना चाहता हूं कि एक प्रीमियर एकेडमी है जिसमें ऑफिसर्स निकलते हैं, जिनको अलग अलग स्तर पे उनको शिक्षा दी जाती है। जैसे आप अभी 10+2 के बाद एनडीए एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे तो उसमें आप बनेंगे अपना ऑफिसर इन आर्मी और ऑफिसर इन नेवी। तो उसमें आप एक कमांडर के रूप में जाएंगे। जब आपका 5 साल का, उसमें वो लोग आपको शिक्षा देंगे, एनडीए में हमारा एकेडमी आपको शिक्षा देंगे। उसके बाद आपको एक ऑफिसर रैंक में प्लेस करेंगे, जिसमें आप एक डेकोरेटेड ऑफिसर होंगे। तो मेरे ख्याल से एनडीए एक सर्वोच्च स्तर है। 10+2 के बाद आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर ग्रेजुएट हो जाए, आप पढ़ाई करके आप ग्रेजुएट हो जाएं, तो आप सीडीएस एक और लेवल का एग्ज़ाम भी होता है, उसमें भी जा सकते हैं। तो एनडीए के बाद हमारे पास अग्निवीर स्कीम है, जिसमें जो स्टूडेंट्स अग्निवीर एनडीए में नहीं जा सके वो अग्निवीर स्कीम में जा सकते हैं। अग्निवीर स्कीम में क्या क्या है हमारे पास, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। अग्निवीर में हमारे पास टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है और ग्राउंड ड्यूटी है। तो आप जैसे भी यहाँ से पास आउट करेंगे, आप एनडीए में जाके अपना
सेवा दे सकते हैं एज एन ऑफिसर। अगर ऑफिसर नहीं हो सकते तो उसके नीचे आप अग्निवीर के रूप में जा सकते हैं, जिस पर अग्निवीर का जो टेन्योर है उसको पूरा कर लेंगे तो आपको जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स है उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। तो उसमें हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे सिस्टम बना रखा है कि एनडीए के बाद या तो आप जैसे ही एनडीए का एक टाइम पीरियड होता है 7 साल, हमारा अग्निवीर का टाइम पीरियड है 4 साल। तो उसको कंप्लीट करके जैसे ही आपका सर्विसेज कंप्लीट होगा उसके बाद गवर्नमेंट अपने आप आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूट करेगी। ठीक है, एनडीए के बाद और भी एग्जाम्स है, हमारे एसएससी कंबाइंड लेवल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप सभी जो हमारे 10+2 के छात्र हैं वो लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें आप दे सकते हैं। अपना एग्ज़ाम दे के उसमें एलडीसी क्लर्क और हायर डिवीज़न क्लर्क ये सब है, उसमें आप एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके बाद मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जो लोग इसमें ना जा सके वो लोग ग्रेजुएट एक बीएससी बीए टेक्निकल एजुकेशन जैसे बीटेक इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी है, उसमें भी कर सकते हैं। हमारे 10+2 के बाद हमारे पास रेलवेज का है एग्जामिनेशन, रेलवे लोको पायलट, जो आजकल हम देख पा रहे हैं कि देश रेलवेज में बहुत आगे बढ़ रहा है। वंदे भारत एक ऐसा एक्सप्रेस है जो कि भारत में ही बना है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना है। जो विदेश में जैसा ट्रेन है वंदे भारत हमारा वैसे ही ट्रेन है। तो आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि हमारे जो रेलवे सर्विस है, रेलवे सेवा है, वो पूरा फॉरेन स्टैंडर्ड में बनेगा। जैसे आज हम देख रहे हैं वो सारा एक 10 साल के अंतराल में बदल के हमारा देश का रेलवेज विकसित रेलवेज में काउंट होगी। तो विकसित रेलवेज में एक लोको पायलट एग्जाम होता है, तो आप वो दे सकते हैं जो कि आप एक पायलट के रूप में एक ट्रेन चलाएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है, ये है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें क्लर्क एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी एग्ज़ाम होता है हमारे गवर्नमेंट का, तो उसमें भी जा सकते हैं। और उसके बाद बैंक में पीओ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं 10+2 के बाद। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा सिक्योरिटी फोर्सेस में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी एवं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। तो हमें डिफेंस में जाने का मौका नहीं मिला, तो हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये सब हमारे पास सेंट्रल पुलिस सर्विसेज का भी एग्ज़ाम होता है, जिसमें कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आप दे सकते हैं। और अपना एक टारगेट सेट करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आपको कुछ मेहनत भी करना पड़ेगा।